नमस्कार मित्रों, आपकी मैम इतिका श्रीवास्तव आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉग्निदो पे स्वागत करती हैं आप सभी का। अब आपसे आज कुछ ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे जिनको मैंने कल बीच में ही छोड़ा था। क्या किया था? कल बीच में ही छोड़ दी थी कुछ बातें। हम लोगों ने केशवानंदा भारती के पहली प्रस्तावना की पहली बात जानी थी कि प्रस्तावना भाग है या नहीं, ये जाना था। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों का डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्चुअली कुछ फनी बात है। मेरी मैम थी एक एक मेरी मैम थी जब हम लोग स्टूडेंट थे। भाई, सबकी स्टूडेंट लाइफ होती है। तो हमारी एक मैम थी, वो हम लोग जानते हो क्या बुलाती थी? जैसी वो क्लास में एंट्री करती थी, हम लोग का तो बचपन का ही रूटीन है, गुड मॉर्निंग मैम। तो कभी उन लोगों ने, कभी हमारे टीचर ने क्या किया कि जब तक हम लोग गाना नहीं गाते थे तब तक उनका दिन ही नहीं शुरू होता था। तो उन्होंने हम लोगों का क्या नाम रख दिया? चंगू मंगू। मतलब गर्ल्स आर चंगू, बॉयज आर मंगू। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने ये कैसे डिस्क्राइब किया कि चंगू गर्ल्स होंगी या मंगू गर्ल्स होंगी या बॉयज होंगे। तो हम लोगों ने कहा, मैम ने कहा तुम लोग को डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ना तो फीमेल वर्ड है ना ही मेल वर्ड है। चंगू एंड मंगू, तुम लोग जो चाहे अपने आप डिसाइड कर लो। तो आज से आप लोगों का नामकरण चंगू एंड मंगू। ठीक? गर्ल्स भी पढ़ती हैं यहाँ पे, बॉयज भी पढ़ते हैं। तो अब अपना आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप चंगू हो कि मंगू हो। तो अब अपने टॉपिक को बिगिन करते हैं। क्या था हम लोगों का टॉपिक? प्रियम्बल चल रहा था, उससे रिलेटेड केस चल रहे थे। हम लोगों ने कल क्या पढ़ लिया था? केशवानंदा भारती केस। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, हम लोगों ने केशवानंदा भारती केस को कल पढ़ लिया था। अब उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो क्या बात है भाई? देखो, केशवानंदा भारती केस में ये तो डिक्लेयर हो गया कि प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सारी विशेषताएं हमें कहाँ देखने को मिलती है? अपने प्रियम्बल में देखने को मिलती है। तो क्या डिक्लेयर हो गया था? पहले जवाब, पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया था कि प्रस्तावना हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। और वो किसमें हुआ था? केशवानंदा भारती केस में। किसमें हुआ था? केशवानंदा भारती केस में। केशवानंदा भारती केस किससे था? केरला गवर्नमेंट से था। किस चीज के लिए था? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। किस चीज का था? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इतनी बात हमने आपको कल बताई थी। साथ ही साथ मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताई थी। जब हमारे बेरूबरी केस में क्या हुआ था, उन्होंने जब अपना जजमेंट दिया था हमारे प्रस्तावना के लिए कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं है, तो कौन, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था कि नहीं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। लेकिन सेकेंडली जब ये केस हुआ, केशवानंदा भारती केस, जब इसमें फिर से यही बात उठी, क्या प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हाँ, वो हमारे प्रस्तावना का भाग, सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। उसके बाद में ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन केसेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केस होते हैं, उसका रिव्यू करने का या फिर उस पर डिसीजन लेने का, उस पर जजमेंट देने का अधिकार किसके पास है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। जैसे कल मेरे पास एक बच्चे की क्वेरी आई कि मैम, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उन वो अपने जजमेंट पर रिव्यू दे सकते हैं? अरे मेरे चंगू मंगू, कल जब मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे रिव्यू की शक्ति किसके पास है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फिर किसी भी केस से रिलेटेड, कि हमारे केस में अगर बदलाव करना है, एक पुराने डिसीजन को रद्द करके एक नए डिसीजन में नए डिसीजन देना है, नया फैसला सुनाना है, तो उस पर निर्णय कौन लेगा? हमारी सुप्रीम कोर्ट लेगी। कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि उसके पास किस चीज की पावर है? रिव्यू करने की पावर है। किस चीज की? न्यायिक समीक्षा करने की पावर है। ठीक, इतनी बात आपको मैंने समझाई। अब दूसरी बात ये भी मैंने आपको बताई थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में क्या बैठती है? बेंच बैठती है, पीठ बैठती है। ठीक है, वो कितने नंबर्स की बैठती है? कितने नंबर्स की बैठती है? ऑड नंबर्स की बैठती है। कितने नंबर्स की? 5, मिनिमम 5 होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं।
उसके बाद मैंने आपको तीसरी बात इससे रिलेटेड एक और बताई थी, ये हिंदू मठ के स्वामी थे और इनके केस में 13 जजेस की पीठ बैठी थी। कितनी? 13 जजेस की। ये बात कल मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब इसके आगे एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। वो बात क्या कही थी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक बहुत बड़ी बात, कि जो है, अच्छा ये सारी बातें जानने देते हैं। सबसे पहले एक बात हम आपसे पूछना ये चाहते हैं, क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं? क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं? तो आपने क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि हाँ मैम कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? कौन सा मेथड है, कौन सी प्रणाली है जिसके अनुसार हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, संशोधन या बदलाव कर सकते हैं? वो क्या था, कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 368 के माध्यम से। किसके माध्यम से? आर्टिकल 368 के माध्यम से। अब यहां पर बात ये उठती है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जिनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जिसमें हम लोग कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। क्या बोला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में हम लोग बदलाव नहीं कर सकते। उसको क्या नाम दिया? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। क्या नाम दिया उसको? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, या फिर बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन। जिन विशेषताओं में, जिन चीजों में हम लोग, जिन फीचर्स में हम लोग बदलाव नहीं कर सकते, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? बेसिक फीचर्स ऑफ डॉक्ट्रीन, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन। क्या नाम दिया? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन। और ये बात किस केस में कही गई? ये बात किस केस में कही गई? अगर आपसे पूछा जाए ये बात किस केस में कही गई, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? केशवानंदा भारती केस 1973, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। उसको क्या बताया इन्होंने बेसिक फीचर्स को? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो नो अमेंडमेंट, संशोधन कोई भी नहीं होगा इसमें। बेसिक स्ट्रक्चर में या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कोई भी संशोधन नहीं होगा। अब हमने ये भी बात जान ली, अब हम लोगों ने ये भी बात जान ली कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, बेसिक फीचर्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि ऐसे कौन से मूल, लिख देते हैं हिंदी में भी हम आपके लिए, मूल विशेषताएं। ठीक, कौन सी विशेषताएं? मूल विशेषताएं। ऐसी कौन सी मूल विशेषताएं होंगी? ऐसी कौन सी मूल विशेषताएं होंगी जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते? ठीक, कौन सी ऐसी मूल विशेषताएं होंगी? ये बात इन्होंने इस केस में नहीं बताई। ये बात इन्होंने इस केस में नहीं बताई। जब आगे केसेस होते गए तो उसमें इसका वर्णन किया जाने लगा। व्याख्या, इंटरप्रेट, क्या बताया था? इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास। व्याख्या करने की ताकत किसके पास? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। अब एक और केस हुआ। कौन सा केस हुआ? ध्यान से सुनिएगा। SR बोमाई केस। SR बोमाई केस 1994। ये क्या था? ये कोलकाता का केस था। ये कौन थे? वकील थे। ये पेशे से कौन थे? वकील थे। ठीक है।
इनका क्या था, इन्होंने अपनी कोलकाता में एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था, जनता दल पार्टी। क्या नाम था इनका, इनकी पार्टी का जनता दल। ये क्या बन गए, कोलकाता के बन गए सीएम। क्या बन गए, कोलकाता के सीएम बन गए। अब इनके केस में भाई ये बात उठी कि ऐसे कौन से बेसिक फीचर्स होंगे जिसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे कौन से फीचर्स होंगे जिसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। वो फीचर्स थे सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। कौन से थे वो फीचर्स जिसमें बदलाव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो था सेक्युलरिज्म, दूसरा फेडरलिज्म। ठीक, कौन सी दो विशेषताएं होंगी जिनमें बदलाव नहीं होगा, पहला सेक्युलरिज्म, दूसरा फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब आपको स्पष्ट है, एकदम साफ, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। हमारी सरकार कैसी होगी, हमारे देश में सभी को एक जैसा समझा जाएगा, किसी भी तरीके की कोई भी धर्म की कोई भी सरकार हमारे धर्म में, हमारे किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं बता पाएगी। क्या हमारे देश में ऐसा है कि हमारी सरकार खड़ी है और वो कहेगी मैं इस धर्म का एकदम पुरजोर सपोर्ट करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता हमारे देश में। तभी तो हमारे इसको हमारी किसमें डाला गया, प्रस्तावना में डाला गया। सेक्युलरिज्म वर्ड को किसमें डाला गया, हमारी प्रस्तावना में डाला गया। अब अब आप सोच रहे होगे फेडरलिज्म क्या है। क्वेश्चन तो तुरंत आप लोगों के मन में यही खड़ा हो गया होगा कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है जिसमें ये तय किया गया कि हमारी सरकार किस प्रणाली से चलेगी, हमारी सरकार किस प्रणाली से चलेगी, ये तय किया गया। ये वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यानी कि सरकार हमारी स्टेट और सेंटर के बेसिस पे चलेगी, यानी राज्य और केंद्र। हमारा देश कैसा है, दो प्रणालियों पे चलने वाला देश है, यानी कि फेडरलिज्म है। कैसा है, फेडरलिज्म यानी कि संघात्मक। कैसा, संघात्मक। हमारा देश किन प्रणालियों पे चलता है, दो प्रणालियों पे, स्टेट एंड सेंटर। स्टेट एंड सेंटर यानी कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य के सीएम कौन है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फेडरलिज्म की व्याख्या आप कैसे करेंगे, तो आप कैसे करेंगे फेडरलिज्म की व्याख्या। ऐसे ही तो बताएंगे कि हमारी फेडरलिज्म की व्याख्या में हम ये बताएंगे कि हमारी देश की सरकार किस तरीके से चलती है, दो तरीके से, केंद्र पे, राज्य पे। केंद्र में किसका शासन है, किसका शासन है केंद्र में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। हमारे राज्य में किसका शासन चलता है, हम जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस राज्य में हमारा जो हमारा डोमिसाइल है वो क्या है, हम लोग किस राज्य में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं। और यूपी में किसका शासन चल रहा है, किसका, योगी आदित्यनाथ। कौन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे राज्य के सीएम है। केंद्र में किसकी सरकार, बीजेपी की सरकार। तो क्या यहाँ पे पता चला आपको, हमारा देश फेडरलिज्म पे चल रहा है, संघात्मक प्रणाली के अनुसार चल रहा है। यहाँ पर राज्य और केंद्र का शासन चलता है, राज्य और केंद्र का। ये बात इस केस में कही गई। कौन से बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, कौन से बेसिक स्ट्रक्चर होंगे जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो वो होंगे सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। हमारी सरकार कभी भी किसी धर्म का समर्थन नहीं कर सकती, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, ये बात इस केस में कही गई। ठीक, अब ये दोनों बातें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। तो हमें अब तक में अपने प्रस्तावना से रिलेटेड किन किन बातों के जवाब मिल गए। पहला, क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, इस बात का जवाब। ठीक, दूसरा, अगर हमारे प्रस्तावना संविधान का भाग है तो हम उसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं, हम अपने संविधान में कैसे बदलाव कर सकते हैं, तो उसका माध्यम क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 368 के माध्यम से बदलाव कर सकते हैं। दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए हमें। तीसरा, कि हमारे प्रस्तावना में
ऐसे कौन से सॉरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, जिसे हम लोगों ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो वो कौन से दो शब्द हैं, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। इसमें कोई भी बदलाव कभी नहीं होगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या बन रहा है भाई, वो भी जान लेते हैं। अब यहां पर बात होगी, क्या हमारे प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है? क्या हमारे प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा हाँ, किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही भाग है, जिसका जवाब हमें किससे मिल रहा है, केशवानंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसी के तहत हमें इस बात का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट से मिल गया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, और इसी के तहत हम लोग आर्टिकल 368 के ही माध्यम से अपने प्रस्तावना में भी बदलाव कर सकते हैं। किसके माध्यम से? आर्टिकल 368 के माध्यम से ही हम लोग अपनी प्रस्तावना में बदलाव कर सकते हैं। ये बना हमारा तीसरा क्वेश्चन कि हाँ, अपनी प्रस्तावना में हम लोग बदलाव कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे प्रस्तावना में कितनी बार बदलाव किया गया है। बदलाव का मतलब संशोधन, अमेंडमेंट कितनी बार किया गया है, इसका अंदाजा शायद ही हो आपको, तो मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ एक बार। कितनी बार? सिर्फ एक बार। एक बार केवल हमारी प्रस्तावना में क्या हुआ था, बदलाव हुआ था, एक बार। अब वो भी जान लेते हैं कि वो कब हुआ। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रस्तावना में 42वीं बार, मैंने क्या बोला, 42वीं बार जब हमारे संविधान में बदलाव किया जा रहा था, तभी हमारी प्रस्तावना में भी बदलाव हुआ। तभी हमारी प्रस्तावना में भी बदलाव हुआ। कितनी बार हुआ? केवल अब तक में हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार बदलाव हुआ। कितनी बार? ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? 42 संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट को मैंने क्या बताया था हिंदी में? अधिनियम। जब हम लोग अपने पार्लियामेंट में किसी बिल को लेके जाते हैं तो उसे बिल के नाम से जाना जाता है, विधेयक के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब वो पास होकर हमारे देश पे लागू हो जाता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? एक्ट के नाम से। किस नाम से? अधिनियम के नाम से। ठीक है, तो 42वां यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हमारे प्रस्तावना में किया गया, केवल एक बार। दूसरी बात, इसमें जब ये संशोधन किया जा रहा था तो ये संशोधन क्यों किया गया? ये भी तो क्वेश्चन बन रहा है कि संशोधन क्यों किया गया। ये संशोधन उसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ने के लिए किया गया। हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ने के लिए ये संशोधन किया गया। कितने वर्ड? 3 वर्ड्स। और वो वर्ड कौन कौन से थे? पहला, जिसका महत्व हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा है, तो कौन सा था वो? सोशलिस्ट। पहला वर्ड कौन सा था? सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी, समाजवादी। दूसरा बना सेक्युलर। दूसरा कौन सा? सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तीसरा बना हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या बना? इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। कौन से 3 वर्ड हमारे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 3 शब्द, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। मैं आपको एक बात और बताती हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में इन शब्दों का वर्णन नहीं था, वर्णन था, लेकिन इनको भागों में विभाजित कर दिया गया था। हर शब्द को वर्णित था, हर शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था, लेकिन इन्हें क्या कर दिया गया था, हाँ, एक एक भाग में विभाजित कर दिया गया था। तो ये जो था ये पार्ट 3 में था, सॉरी 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 पार्ट 4 में, ये पार्ट 4 में था, ऐसे ही ये पार्ट 3 में था। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स थे हमारे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी ना किसी पार्ट में डाल दिए गए थे। तो कहा गया भाई हमारे सोशलिस्ट अगर समाज में हमें बदलाव करना है या समाज में किसी भी तरीके का कानून लाना है, न्यायवादी तरीके से काम करना है, हमारी सरकार का उद्देश्य ही क्या था, हमारी सरकार का सबसे पहला उद्देश्य यही तो है, पहली तो हमारी सरकार संपन्न है, हम लोग संपन्न देश हैं, दूसरा क्या था, सोशलिस्ट। हम लोग जिसे भी कार्य करेंगे ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारे समाज का क्या हो, विकास हो, न्याय तरीके से। किस तरीके से, न्यायिक तरीके से। तो जो भी हम लोग कानून लेके आएंगे उसमें हमारे समाज का कल्याण होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, इस एक इंडिविजुअल शब्द का महत्व है, तो इसको हमने प्रस्तावना में डाल दी, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, विशेषता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, विशेषता, इसीलिए इसको उठा करके प्रियम्बल में डाला गया। फिर सेक्युलर, हमारी सरकार इसके आधार पर भी तो काम करती है, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है कि नहीं है, है ना, वही इसलिए इसको उठा करके हमारे उसमें डाल दिया गया प्रियम्बल में। थर्ड, इंटीग्रिटी, हमारे देश में जब तक अखंडता नहीं होगी तो एकता कहां से होगी, हमारे देश में जब तक अखंडता नहीं होगी तो एकता नहीं होगी। तो उन्होंने बोला हाँ, इसको उठा करके क्या करना चाहिए, हमारे प्रियम्बल में डालना चाहिए, तभी तो कहा गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हम अपने देश में क्या बना के रखेंगे, एकता एवं अखंडता, हम अपने देश को कैसे सही रखेंगे, एकता एवं अखंडता के अनुसार। तो इस वर्ड को भी डाल दिया गया। अब इससे रिलेटेड हमने बातें क्या जानी, आर्टिकल 368 के माध्यम से ही हम अपने प्रस्तावना में बदलाव कर सकते हैं। कितनी बार किया गया, एक बार किया गया, ठीक, एक बार बदलाव किया गया हमारी प्रस्तावना में अभी तक। फिर किस किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के। ये पूरा सेंटेंस आपको याद रखना है। कभी कभी सीधे सीधे भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो वो वर्ष कौन सा था, कौन सा वर्ष था जिसमें 42वां संविधान संशोधन किया गया और वो किससे रिलेटेड था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो नाम क्या है, जो आपकी मैम का निकनेम भी है। आपकी मैम को आपने सुना होगा, हर इंसान के दो चेहरे, हर इंसान के दो नाम, सेम एज यूजुअल मेरा भी है, मेरे भी दो नाम, पहला जो आप लोग हमेशा नीचे देखते हैं पाई हितिका श्रीवास्तव, सेकंड मिनी, क्या है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, दूसरे किस नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं, इतनी बातें समझ में आई, हमें तीसरी जवाब भी मिल गया अपना, कि हम अपने प्रस्तावना में बदलाव कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं ये भी अब हम लोगों ने जान लिया। अब चौथा जवाब हम लोग ढूंढते हैं भाई। चौथा जवाब हमारा क्या है कि हमारी प्रस्तावना का स्वरूप कैसा होगा, हमारी जो प्रस्तावना है उसका स्वरूप कैसा होगा, नेचर कैसा होगा उसका, प्रस्तावना का नेचर ऑफ अवर प्रियम्बल। एक तो डिजिटल बोर्ड ना होने के बड़े नुकसान होते हैं, बड़े ज्यादा नुकसान है भाई। पहले आप उसको लिखें फिर आप उसे इरेज करें, क्योंकि मेरे बच्चे तो इतने समझदार तो है नहीं कि उन्हें जो है समझ में आए, तो मुझे तो भाई समझाना पड़ेगा ना बोर्ड पे, तो मैं समझाऊंगी। तो इसीलिए कहते हैं डिजिटल दुनिया, डिजिटल सब कुछ, तो डिजिटल बोर्ड भी होना चाहिए। चलिए वो भी हो जाएगा, आप लोगों के सपोर्ट से ही होगा ना सब कुछ, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग डिजिटल सब कुछ हो जाएंगे, डिजिटल बोर्ड पीपीटी के माध्यम से एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम कलर्स में आप लोग को पढ़ाएंगे। अभी आप लोग सोचते हो कि मैम क्या लेके आ जाती हैं ब्लू और ब्लैक कलर का मार्कर, कुछ लेके आइए एनिमेशन के साथ में, तो एनिमेशन के साथ में लाने के लिए भाई सपोर्ट भी तो आप ही लोग करेंगे ना मेरा, तभी तो हो पाएगा। तो सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं लगता किसी का अंगूठा घिसता होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि घंटी बजे, घंटी जब बजेगी तभी तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।
हमारे प्रियम्बल का स्वरूप कैसा है? स्वरूप। लास्ट क्वेश्चन हम सॉरी फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का क्या है? स्वरूप। हमारे प्रियम्बल का स्वरूप कैसा होगा? पहली दो बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दो बातें, हमारा प्रियम्बल में दो वर्ड, ठीक, प्रियम्बल में नहीं है दो वर्ड, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला जान लेते हैं जस्टिशिएबल। पहला कौन सा? जस्टिशिएबल। अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे रोज रोज नए नए वर्ड क्या हैं ये, जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल, क्या है ये रोज रोज मैम लेके चली आती है। भाई समझना तो पड़ेगा। अब बैठे हो सरकारी नौकरी लेने के लिए तो समझना तो पड़ेगा ही ना। तो आप समझते हैं कि जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल हमारे प्रियम्बल का स्वरूप कैसा है। जस्टिसेबल का मतलब क्या हो गया? न्यायिक हो गया। जस्टिसेबल का क्या मतलब हो गया? न्यायिक। एक तो बताए, मैं आपको बात बताऊं, फोन रखना भी एक गुनाह है। मैं अगर आपको पढ़ाऊं तो देखो, हमारे फोन में नोटिफिकेशन चलते रहेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ाने देंगे। हम सोचते हैं कि इनको साइलेंट कर दें, साइलेंट भी करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, जस्टिसेबल यानी न्यायिक, नॉन जस्टिसेबल गैर न्यायिक। नॉन जस्टिसेबल गैर न्यायिक। तो हमारी प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है? हमने जब अपनी प्रस्तावना को पढ़ा तो उसमें एक वर्ड पढ़ा था। कौन सा वर्ड था वो? अपॉर्चुनिटी, अवसर। अवसर हम लोगों ने पढ़ा था। मैम ने बताया था कि हमारे देश में किस प्रकार की क्वालिटी मिलनी चाहिए, उसमें ये वर्ड था ना, समता, इक्वालिटी, था ना अपॉर्चुनिटी वर्ड, अवसरों की बराबरी, हमारे देश में सभी के लिए एक जैसे अवसर होंगे। लेकिन 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 क्या उस बात के लिए हमें ये भी तो सोचना है कि वो नॉन मतलब रिजर्वेशन उसमें एग्जिस्ट करता है? हमारे अपॉर्चुनिटी वर्ड में एक एग्जिस्ट करने वाला वर्ड कौन सा है? रिजर्वेशन। हमारे देश में रिजर्वेशन भी तो भाई चलता है। रिजर्वेशन के माध्यम से अवसर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं भाई। रिजर्वेशन वालों को ज्यादा या कम, या हमें ज्यादा या उन्हें कम, कुछ ऐसा ही होता है। अब बात यह है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था, या हमारा जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब ये था कि हम लोग विकसित नहीं थे उतने, सब लोग एक जैसे नहीं थे। तो हमारे संविधान में क्या किया गया कि हमारे देश में जब भी जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ने पर समय समय पे क्या किया जाएगा? लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अवसर दिए जाएंगे। यानी कि जब जो लोग पिछड़े रह गए हैं उन्हें बराबरी में लाने के लिए कुछ ऐसे चीजें करी जाएंगी जिससे वो लोग हमारे बराबर आ सके, हम लोग तभी तो साथ में चल पाएंगे। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी वर्ड को जोड़ा तो, लेकिन साथ साथ रिजर्वेशन भी जोड़ दिया, ताकि हम सबका विकास हो। किसी का धीरे हो रहा है, किसी का तेज हो रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि ठीक है, साथ में विकास करने के लिए रिजर्वेशन डाल देते हैं। तो सबको साथ में लाने के लिए उन्होंने क्या किया? रिजर्वेशन डाला। ठीक है, जरूरत पड़ने पर अगर ऐसी कोई भी चीज करनी पड़ेगी तो वो करी जाएगी, समाज कल्याण के लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाएगा। तो हमारे संविधान में क्या पता चला? दूसरी बात, जब हमारे ये जो बात है अपॉर्चुनिटी वाली जो बात हो रही है, अवसरों वाली जो बात हो रही है, इस बात के लिए क्या हम अपने कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है भाई, क्यों उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा, हमें क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया जा रहा है? ऐसा हम लोग क्या क्लेम कर सकते हैं उनके ऊपर? कर सकते हैं क्या क्लेम? ऐसा हमारे प्रियम्बल में है कि, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि ये वर्ड क्यों डाला, और डाला तो रिजर्वेशन क्यों डाला? डाला तो डाला, तुमने रिजर्वेशन क्यों डाला? ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तभी हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान में नॉन जस्टिशिएबल वर्ड को डाला गया कि हमारे प्रियम्बल का स्वरूप कैसा है? नॉन जस्टिशिएबल है। कैसा है? नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि गैर न्यायिक है। कैसा है? गैर न्यायिक।
हम लोग इस पर कोई भी न्याय की अपेक्षा ना करें कि हम लोग जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो कोर्ट हमारी इस बात को सुनेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार जब डाले गए, जब उसका भी प्रावधान किया गया, वो न्यायिक है। अगर हमारे अधिकारों पर कोई आंच आएगी तो उसके लिए तो है, उसके लिए तो हम अपने कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो प्रावधान है। लेकिन जो एक तो पहली बात, हमारे प्रेमबल में जितने वर्ड्स दिए गए ना, उसकी इतनी ब्रॉड मीनिंग्स है, इतनी ब्रॉड मीनिंग्स है, कोई सीमा ही नहीं है उन मीनिंग्स की। जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसकी उसकी उन शब्दों का भी विकास उसी अनुसार होता जाएगा। तो ब्रॉड मीनिंग्स के अनुसार हमारे प्रेमबल को क्या किया गया, नॉन जस्टिसिएबल किया गया, कि हमारे प्रेमबल में क्या होगा, नॉन जस्टिसिएबल। हमारा प्रेमबल कैसा होगा, नॉन जस्टिसिएबल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हमारे प्रेमबल का स्वरूप कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल है। ये बात भी फाइनली आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। हमें क्या मिला, फोर्थ क्वेश्चन का भी अपने आंसर मिल गया भाई, कि हमारा प्रेमबल कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल है। हम लोग अपने अधिकार के लिए तो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस बात के लिए चाहिए कि हमारे प्रेमबल में जितने भी वर्ड दिए गए हैं, अपॉर्चुनिटी जैसा वर्ड दिया गया है, तो क्या उसमें रिजर्वेशन जो एग्जिस्ट कर रही है, क्या उस बात के लिए हम लोग अपने कोर्ट में जाकर के इस बात के लिए क्लेम कर सकते हैं, केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारे प्रेमबल को कैसा बनाया गया है, नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया है। अब आगे बात करते हैं। अधिकार किस बात के, सोर्स ऑफ पावर। क्या है, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर, अधिकार की शक्ति। क्या है, अधिकार की शक्ति। हमारा प्रियम्बल ये भी साथ साथ कहता है कि हमारी विधायिका जो भी कानून बनाएगी, ना तो उसको हम अधिकार दे रहे हैं कानून बनाने का, ना ही हम उससे अधिकार छीन रहे हैं कानून बनाने का। क्या कर रहे हैं, ना तो हम उसे अधिकार दे रहे हैं, ना ही हम उससे अधिकार छीन रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया, तो हमारी प्रस्तावना न्यायिक भी है, न्यायिक भी नहीं है, और सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है। मतलब क्या समझ आया, कि हमारी प्रस्तावना में कहा गया अधिकार की शक्ति, अधिकार की शक्ति का आंसर क्या है, कि हमारी विधायिका जो भी कानून बनाएगी, हमारी विधायिका जो भी चीजें करेगी, हमारी विधायिका जो भी चीजें करेगी, उसमें प्रियम्बल का कोई रोल नहीं होगा। वो कानून बना भी सकती है, कानून ना भी बनाए, उसने ना तो अधिकार दिए हैं कानून बनाने के, ना ही अधिकार छीनने हैं, ना ही अधिकार दिए, ना ही अधिकार छीने हैं। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई, कि हमारी विधायिका को, जो हमारी विधायिका है, उसे प्रियम्बल से, उसे प्रस्तावना से ना तो कानून बनाने का अधिकार मिलता है, ना ही कानून छीनने का। वो कानून बनाए या ना बनाए, इसमें प्रियम्बल का कोई रोल नहीं। मतलब हमारी विधायिका को ना तो प्रस्तावना ये अधिकार दे रही है कि तुम कानून बनाओ, ना ही उससे कोई अधिकार छीन रही कि तुम कानून मत बनाओ। तो अधिकार जो हमारी विधायिका उसे कानून सॉरी जो हमारी विधायिका उसे प्रस्तावना से ना तो कानून बनाने का अधिकार, ना ही कानून छीनने का अधिकार। इतनी बात आज आप लोगों को समझ में आई। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 5 के 5 जवाब ढूंढ लिए, 5 के 5 जवाब ढूंढ लिए। नेचर कैसा है हमारे प्रियम्बल का, नॉन जस्टिसिएबल है। ये बात भी, फोर्थ पॉइंट आपको आज क्लियर हुआ कि हमारे प्रियम्बल का
नेचर कैसा है, नॉन जस्टिफिएबल है। हमारा प्रियम्बल इस बात का भी सोर्स ऑफ पावर बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का भी अधिकार की शक्ति नहीं है कि विधायिका हमारे जिस कानून को बना रही है उसमें प्रियम्बल का कोई रोल है। ना तो हमारा प्रस्तावना ये कहता है कि हम तुमसे कानून बनाने का अधिकार छीनेंगे, ना ही हम तुम्हें देंगे। तो प्रियम्बल का इसमें कोई रोल नहीं है। विधायिका हमारी कानून बनाए या ना बनाए उससे हमारी प्रस्तावना का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो हमारी विधायिका से प्रस्तावना से ना तो कानून बनाने का अधिकार है, ना तो कानून बनाने का अधिकार है, ना ही कानून छीनने का अधिकार है। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में ऐसी किसी भी बात का कोई वर्णन नहीं किया गया। तो आज आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई? आज आप लोगों को ये सारी बातें समझ आई? अब हम लोग इसके इसके आगे जो भी चीजें हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ठीक है, उसमें उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उनके आंसर्स आप लोग जानेंगे और उसके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में भी देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं और आपकी मैम को प्लीज अप्रिशिएट करें, छोटी गलती हो बड़ी गलती हो माफ करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।